बैकएंड जो ईरान इतने दिन तक टिका रहा अमेरिका के सामने, वो ईरान की कैपेसिटी नहीं थी। आज से लड़ाई नहीं, ये तो लड़ाई आज हमको एक कहते नहीं बड़े रूप में दिखाई दे रही है। लड़ाई इनकी 79 से ही चल रही है। पहली शुरुआत में ही आप सोचिए 1 साल से ज़्यादा अमेरिका के राजनयिकों को, जो अमेरिका की एम्बेसी में थे ईरान के अंदर, उनको बंधक बनाए रखा ईरान ने। तो वॉर तो तभी से चल रहा है। तो जो देश इस प्रकार के क्राइसिस में हो वो इतनी लंबी फाइट कर सके, मैं नहीं मानता, ये पॉसिबल नहीं है। तो बैकएंड में उसके रशिया और चीन है। तो ईरान का ध्वस्त होना ये रशिया और चाइना के किले का ध्वस्त होना है। तो आज जो ये वॉर ईरान के साथ हो रहा है, ये इजराइल के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि मैं इस्लाम का इस समय क्या हूं, लंबरदार या झंडा लेकर चलने वाला। अमेरिका अगर किसी को थप्पड़ भी लगाता है तो थप्पड़ लगाने के बाद उससे पैसे वसूलता है कि तेरे को थप्पड़ लगाया, इससे मेरी एनर्जी लगी। अगर ईरान कब्जे में आता है तो आप सोचिए एशिया के अंदर रशिया और चाइना का गेटवे बंद हो जाएगा। कि जितना लंबा चलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लाभ होगा किसको, चाइना को, रशिया को। रीज़न अमेरिका का पर डे जो कॉस्टिंग है वो चला रही 2.5 बिलियन। और अभी जैसे ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है, अमेरिका 10,000 सैनिक भेज रहा है, तो मुझे लगता है फिर ये ट्रैप हो जाएगा अमेरिका के लिए। पूरे जो परिदृश्य है इसमें पाकिस्तान की भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वो भी एक इस्लामिक देश है। एक समय था जब वो इस्लाम को लेके बहुत आगे आगे रहता था, लेकिन अब पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान तो वो हो गया कि छछूंदर वाली स्थिति, ना निकली जाए ना निकाली जाए, ये पाकिस्तान की कंडीशन है। कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, और हम तो पड़ोसी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे घर में आग लगेगी, लेकिन पड़ोसी घर जलेगा तो तपिश तो आएगी भैया। नमस्कार, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़। आज दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच गहराता टकराव अब महज एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि एक वैश्विक महायुद्ध की पदचाप लग रहा है। इजराइल और अमेरिका के हालिया सैन्य कदमों ने न केवल खाड़ी में तनाव बढ़ाया बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर तेल संकट भी खड़ा कर दिया है। क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं, जहां अमेरिका की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? वहीं चीन और रूस की खामोश रणनीतियां भी नए समीकरणों को जन्म दे रही हैं। इस बेहद संवेदनशील मोड़ पर भारत की विदेश नीति और उसकी बढ़ती शक्ति का दुनिया के लिए क्या संदेश है? इन्हीं जटिल सवालों के विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान। स्वागत कीजिए निपुण आलम बयान जी का, जो देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, संविधान विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रखर लेखक हैं। निपुण जी रक्षा और विदेश नीति पर अपनी बेबाक राय के लिए पहचाने जाते हैं। नमस्कार निपुण जी, स्वागत है आपका NSC9 न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद सर। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्या आप मान के चल रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की यह आहट है? देखिए, तीसरा विश्व युद्ध की आहट कहना थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है जी। क्योंकि देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की बात तब स्थिति बनती है कि जब स्थिति में ग्लोबल पावर डायरेक्टली इन्वॉल्व हों। जैसे अभी आपने ओपनिंग में बोला, मैं सुन रहा था आपकी बात को जी। कि रशिया और चीन साइलेंट हैं लेकिन फ्रंट पे नहीं है। और साइलेंट कहना गलत होगा उनको, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बैकएंड जो ईरान इतने दिन तक टिका रहा अमेरिका के सामने, वो ईरान की कैपेसिटी नहीं थी। क्योंकि देखिए, ईरान वो देश है जो 1979 से लगातार अमेरिका से फाइट कर रहा है। आज से लड़ाई नहीं, ये तो लड़ाई आज हमको एक कहते नहीं बड़े रूप में दिखाई दे रही है। लड़ाई इनकी 79 से ही चल रही है। पहली शुरुआत में ही आप सोचिए 1 साल से ज़्यादा
अमेरिका के राजनयिकों को, जो अमेरिका की एम्बेसी में थे ईरान के अंदर, उनको बंधक बनाए रखा ईरान ने। तो वॉर तो तभी से चल रहा है और 95 से आप देखेंगे ईरान के ऊपर सेशन झेल रहा है। बिल्कुल। तो जो देश इस प्रकार के क्राइसिस में हो वो इतनी लंबी फाइट कर सके, मैं नहीं मानता, ये पॉसिबल नहीं है। तो बैकएंड में उसके रशिया और चीन है। क्यों है? एक ये बड़ा कारण मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, ईरान की प्राइम लोकेशन है। और प्राइम लोकेशन कैसे? मैं अगर उसको ये कहूँ कि एशिया का सेंटर, अगर मैं ईरान को कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। इधर वेस्ट एशिया ईरान से शुरू होता है, साउथ एशिया अफगानिस्तान पाकिस्तान उसका बॉर्डर मिलता है, फिर आपको सेंट्रल एशिया जाना है और फिर आपको अरब सी में आना है। तो उसके लिए प्राइम लोकेशन कौन है? ईरान। अगर ईरान में कंट्रोल पूर्ण रूप से अमेरिका का हो जाता है तो मुझे आप ये बताइए, रशिया और चाइना के लिए कौन सा एरिया एक्सेस होगा जिससे रशिया और चाइना जा सके आपका वेस्ट एशिया में? सबसे बड़ी बात है। और अरब सी के अंदर आ सके, कोई भी गेटवे नहीं है। तो ईरान का ध्वस्त होना ये रशिया और चाइना के किले का ध्वस्त होना है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई अमेरिका सीधा सीधा रूस और चीन पर हमला कर रहा है, ना कि ईरान पर ईरान पे। ईरान सिर्फ एक बहाना है। ईरान, देखिए, ईरान के बारे में अगर हम कहें तो बैकएंड तो ये हुआ। अब ईरान बहाना बिल्कुल सही, मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार दे देता हूँ, इसमें इजराइल का एंगल जोड़ देता हूँ। देखिए, एक टर्म यूज़ करता है इजराइल अक्सर ईरान, नॉर्थ कोरिया के लिए, रोग स्टेट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दुष्ट राज्य। और दुष्ट राज्य उसको बोलते हैं कि जो अपने आसपास के पूरे रीजन में एक टर्बल क्रिएट करते हैं और पीस को मेंटेन नहीं करते। इजराइल के चारों जितने भी आप देखते हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हमस हो, होतीज़ हो, इन सबको सपोर्ट करने वाला कौन है? ईरान। और ये सारे क्या थे? ईरान के प्रॉक्सी। हमस जो अटैक करता है इजराइल के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर की, याद कीजिएगा जब हमस इजराइल का वॉर शुरू हुआ था। क्यों हुआ था वो अटैक? वो अटैक हुआ इसलिए था कि एक आईमैक की योजना रखी थी अमेरिका ने कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जिसमें क्या था कि जो ये हम पूरा होमो स्टेट को जो देख रहे हैं इसको बाईपास करने की योजना थी। यानी कि सीधा हम एंट्री करेंगे भारत से ओमान में और ओमान के थ्रू वेस्ट एशिया होते हुए यूरोप तक जाएंगे। गेट माय पॉइंट? बिल्कुल। ईरान को लगा कि मेरी कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी, तो बेटर क्या है कि जो इजराइल के साथ ये सऊदी, यूएई, सारे कंट्री अलाइनमेंट कर रहे हैं, इसको तोड़ा जाए। तोड़ने के लिए एक हमस के द्वारा अटैक कराया गया। उस अटैक के बाद ही सही परिस्थिति बनी। तो आज जो ये वॉर ईरान के साथ हो रहा है, ये इजराइल के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि मैं इस्लाम का इस समय क्या हूँ, लंबरदार या झंडा लेकर चलने वाला। आप सोचिए, पूरे वेस्ट एशिया में मुझे एक देश का नाम बताइए जिसने अमेरिका के सामने नतमस्तक नहीं किया हो, या अगर जिसने नहीं किया, इसमें आप इराक का नाम लीजिए, लीबिया का नाम लीजिए, सीरिया का नाम लीजिए, अमेरिका ने उनको ध्वस्त कर दिया। ईरान ये बात पहले से जानता था कि अगला नंबर मेरा है, लेकिन वो कब होगा ये अब दिखाई दे गया कि अब होने वाला है। लेकिन इस युद्ध में जो ईरान ने अपनी पावर दिखाई है, शायद अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था उसका। नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या है ना, ईरान की पावर का अभी आप एनालिसिस इस टाइप से दुनिया कर रही है, लेकिन आप सोचिए अमेरिका का इसमें पूरे वॉर में क्या खर्च हो रहा है? केवल पैसा। बिल्कुल। ईरान की ज़मीन पर लड़ाई हो रही है, तो ईरान का बहुत कुछ चीज़ आपका ऐड हो रहा है, यानी कि एंड हो रहा है। और कल की मैं आपको खबर दूं, कल ईरान में बारिश हुई है, और बारिश कौन सी? ब्लैक रेन। ब्लैक रेन मतलब कैसे? जो वहाँ पे बारूद और जो तेल के टैंकरों में आग लगी हुई है, उससे पूरे आसमान में ब्लैक कलर हो चुका है, बूंदें गिर रही हैं ज़मीन पर ब्लैक कलर की। इससे आने वाले समय में कई नस्ल तक दिक्कत होगी ईरान के अंदर, जापान में हिरोशिमा नागासाकी। दैट्स गुड। ये ब्लैक रेन शब्द मैंने 1945 में सुना था, अब फिर सुन रहा हूँ। आप सोचिए कितना नुकसान ईरान को होने वाला है। आज भले हम लोग अमेरिका अपने अपने पोजीशन के हिसाब से, मैं अगर ईरान को लव करता हूँ तो मैं कहूँ ईरान ने मज़ा ला दिया, अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। जो अमेरिका को कह रहा है, अमेरिका ने ईरान को ध्वस्त कर दिया। तो अपना अपना देख रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल बात कीजिए, अमेरिका क्या लॉस हो रहा है? तो अमेरिका का फायदा क्या है? क्या फायदा नहीं, केवल तेल नहीं। तेल तो एक बात है, तेल तो एक पहलू है। देखिए, एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करना, मैं हमेशा बोलता हूँ अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। और एक कैपिटलिस्ट कंट्री, कैसा कैपिटलिस्ट कंट्री? अमेरिका अगर किसी को थप्पड़ भी लगाता है तो थप्पड़ लगाने के बाद उससे पैसे वसूलता है कि तेरे को थप्पड़ लगाया, इसमें मेरी एनर्जी लगी। कोई भी वॉर होगा दुनिया में, वो बगैर प्रॉफिट और लॉस के एनालिसिस के बगैर नहीं होगा। अमेरिका अटैक किया तो कॉस्टिंग भी कल को ईरान से निकालेगा।
तो ईरान की कॉस्टिंग कहाँ से निकलेगी? ईरान के तेल से, ईरान की गैस से। लेकिन ये वॉर केवल इकोनॉमिकल टर्म्स में आप देखते हैं तो मैं अधूरा देखता हूं। मैं इसको स्ट्रैटेजिकल और एक जियोपॉलिटिकल गेम के रूप में भी देखता हूं। जो मैंने आपको कहा कि रशिया चाइना का जो गेटवे है वो ईरान है। अगर ईरान कब्जे में आता है तो आप सोचिए एशिया के अंदर रशिया और चाइना का गेटवे बंद हो जाएगा। मैं आपको एक दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, युद्ध जो अभी युद्ध चल रहा है उसकी जगह एक वेनेजुएला पे जो हमला किया था अमेरिका ने जी। जो उसके राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी को उन्होंने फाइन, उठा लिया जी। था एक सैन्य ऑपरेशन के तहत। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं देखिए, एक्चुअली वेनेजुएला का क्राइसिस अलग है। इतना बड़ा देश नहीं था, छोटा देश था और वहाँ की स्थिति अमेरिका के लिए बड़ी चिरपरिचित थी। ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है। ईरान में सिविलाइजेशन के साथ में आपका नेशनलिज्म भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को आप टारगेट कर दे रहे हैं इजीली। आप स्टार्टिंग में देखिए, खामनेई को मार देना, सारे आपके सैन्य लीडर को मार देना, जितने भी बड़े लीडर सबको ध्वस्त कर देना, उसके बाद भी लगातार ये जारी है। ये बात तो खुद खामनेई जब थे उन्होंने 2-3 साल पहले कही थी कि हमारी जो पूरा का पूरा, अगर आप हमारा पूरा सिस्टम देखेंगे तो उसमें हर तीसरा बंदा मोसाद का है। तो उसी के बाद हिट हुआ होगा। लेकिन इतना आसान नहीं जितना वेनेजुएला में हो गया कि आप गए और पकड़ के लेकर आ गए। ईरान को गिराना बहुत नुकसान। देखिए, ईरान के पीछे मैंने अभी क्या बोला आपको, चाइना और रशिया है। सारी खबरें कौन दे रहा है उसको? रशिया के सैटेलाइट दे रहे हैं कि भैया यहाँ पर अमेरिकन बैठे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, तब वो अटैक कर रहा है। फिर रशिया तो अपने आप में एक पावर है, तो उसके पास सारे सिस्टम है। भाई हम अगर मैं वर्ल्ड में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं हार्ड पावर, एक वर्ड यूज़ करते हैं सॉफ्ट पावर, एक करते हैं सॉफ्ट स्टेट। हार्ड पावर में हम 3 देशों को रखते हैं, अमेरिका, रशिया और इजराइल। हार्ड पावर को मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि वो देश जो लठ बजाने की क्षमता रखते हैं। रशिया ही, चाइना आज भी हार्ड पावर नहीं है। यही बात, चाइना अभी तक ओपन वॉरफेयर में नहीं आ रहा है। रशिया पूरी जानकारी दे रही, पूरी दुनिया को जानकारी मिल गई, लेकिन अब तक चाइना के लिए कोई ये नहीं कह पा रहा कि चाइना इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, और साइलेंट है। बस ना बोल रहा कि होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। चाइना बिल्कुल तटस्थ खड़ा हुआ है, अलग ही है। नहीं दिख रहा है हमको सबको, कोई हम उसको पॉइंट नहीं दे पा रहे। रशिया तो खुल कर कह रहा है, ऊपर नहीं बोल रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि ईरान सबसे ज्यादा जो ऑयल सप्लाई कर रहा है वो चाइना को दे रहा है। चाइना को दे रहा है। मिसाइल्स की सप्लाई पहले ईरान को हो चुकी थी। सब कुछ चीजें चाइना से है। लेकिन जिस प्रकार से रशिया ओपनली बोल रहा है उस प्रकार चीन नहीं बोल रहा है। रीजन क्योंकि चाइना अभी भी सॉफ्ट पावर की तरह देख रहा है और इस वॉर में चलने का, लंबा चलने का ये स्ट्रैटेजी है ईरान की, अब रशिया की, चीन की। क्या कि जितना लंबा चलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लाभ होगा किसको? चाइना को, रशिया को। रीज़न अमेरिका का पर डे जो कॉस्टिंग है वो चलाने की 2.5 बिलियन, और जितना ज़्यादा खर्च अमेरिका का होगा उतना अमेरिका कमज़ोर होगा। उससे एक पूरी इमेज भी ध्वस्त करने का मौका मिलेगा। रशिया यूक्रेन वॉर से दुनिया का ध्यान शिफ्ट हो चुका है। रशिया का परसों अगर आप देखेंगे, रशिया की जो आर्मी का, मैं देखा कि उन्होंने काफ़ी बढ़त यूक्रेन के अंदर बढ़ा ली है। यूक्रेन की कोई चिंता ही नहीं कर रहा है, कोई नहीं देख रहा। रशिया अपना तेल और ज़्यादा बेचा, शूट कर दिया। हमने खुद अपना दुगना, जितना हम पहले रशिया खरीदते थे उससे दुगने के हम रशिया परचेज कर रहे हैं। आगे से कह रहा है ना कि हम भारत को दे रहे हैं, दे रहा है हमने खुद। अब अमेरिका ने कहा भी कि भारत को हम छूट दे रहे हैं। लेकिन इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। हाँ, कंट्रोवर्सी एक अलग विषय है, लेकिन लाभ देखिए ना वो किसको हो रहा है? रशिया को पूरा लाभ हो रहा है। तो रशिया क्यों चाहेगा ये वो रुके? रशिया तो ईरान को और पंप करेगा, बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। और ईरान को पता है जितना लंबा वॉर खींचेगा उतना ज़्यादा अमेरिका के लिए थकाऊ होगा। और अभी जैसे ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है, अमेरिका 10,000 सैनिक भेज रहा है, तो मुझे लगता है फिर ये ट्रैप हो जाएगा अमेरिका के लिए। ये वही हो जाएगा जो अफगानिस्तान हुआ था या वियतनाम हुआ था। जी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि चाइना के लिए एक बहुत अच्छा मौका है वैश्विक पावर बनने का? देखिए, चीन के लिए मौका अच्छा है, ये बात फैक्ट है। और मैं तो कहूँगा कि जितना ज़्यादा अमेरिका कमज़ोर होगा भारत के लिए उतना ही अच्छा है। भारत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अमेरिका का जो ये चलाना नज़रिया पिछले दिनों जो हमने प्रेसिडेंट ट्रंप का देखा कि भारत को हम ये टाइप लगा देंगे, मजबूरी हो जाएगी फिर उनके दोबारा से भारत से अलाइंड होने की। और चीन यहाँ पर क्या कर रहा है? चीन एक गेम कर रहा था कि रशिया जानता है कि मैं ग्लोबल पावर यानी सुपर पावर नहीं बन पाऊंगा अब, क्योंकि ठीक है रशिया पास आज भी अब मिलिट्री पावर है, स्ट्रेटेजिकल पावर है, लेकिन इकोनॉमिकल पावर नहीं है। इकोनॉमिकल पावर चाइना के पास, स्ट्रेटेजिकल पावर चाइना है। तो चाइना इसको एक अपॉर्चुनिटी के देख रहा है। तो दोनों के लिए, चाहे वो चीन हो, रशिया, सबसे ज़्यादा फायदे का साधन दोनों के लिए है। और मोहरा बन रहा है कौन इनके लिए? ईरान। और ईरान केवल कहते हैं ना, हमारी एक कहावत है मुच्छों के ऊपर कि आई एम द फाइटर ऑफ द मुस्लिम। देखिए, खामनेई साहब ने एक इमेज ऐसी बना दी थी कि चाहे सिया हो चाहे सुन्नी हो, सबके लीडर बन गए थे। केवल किस कारण? हमस
को सपोर्ट करने के कारण। फिलिस्तीन का मुद्दा जितना बढ़ चढ़कर ईरान ने उठाया, किसी देश ने नहीं उठाया। ईरान ने खुल के सपोर्ट किया है। खुल के सपोर्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया ईरान का कि वी आर द फाइटर, हम हैं इस्लाम के असली लंबरदार, कहते हैं ना झंडा जिसको झंडा लेके चलने वाले। सऊदी नहीं है। अब ये बात सऊदी को भी दिक्कत होती है। कल आपने बहरीन का स्टेटमेंट सुना, बहरीन ने कहा है कि हम लंबी लड़ाई लड़ने के तैयार हैं ईरान के साथ में। आप सोचिए, सऊदी कह रहा है कि जो पाकिस्तान ने हमारे साथ डिफेंस पैक्ट किया है हम कभी भी एक्टिव कर सकते हैं और ईरान पर अटैक करवा सकते हैं। लेकिन एक खबर चल रही है कि सऊदी अरब, हालांकि आधिकारिक नहीं है, ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन सऊदी अरब चाहता है कि ये ईरान के खिलाफ हमले होते रहें। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, अगर आप पूरे वेस्ट एशिया की अगर आप पॉलिटिक्स देखेंगे तो यहाँ 4 देश हैं। सऊदी सबसे पैसे वाला देश है, नो डाउट, लेकिन सऊदी के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मक्का मदीना की एक उसको मिल जाती है, पूरी एक ऐतिहासिक स्थल खोना। इससे क्या होता है, पूरी दुनिया का मुस्लिम सऊदी अरब जाएगा ही जाएगा, पैसे वाला कंट्री है। फिर एक छोटा सा मुल्क है कतर और एक है यूएई। ये दोनों सोचते हैं कि हमारा भी एक रोल होना चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और हम क्या बनेंगे, मीडिएटर बनेंगे वेस्ट और इस्लामिक कंट्री के बीच का। आप देखेंगे जितने भी डायलॉग्स होते हैं, कभी मध्यस्थों कुछ होने तो कतर में होते हैं, दोहा में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो यही इमेज बनाता है कि मैं जो हूँ वो मीडिएटर हूँ। टर्की ऑटोमन एम्पायर को लेकर चलता है, इधर ईरान के पास कुछ नहीं था, तो ईरान कहता है कि मैं सिया का सबसे बड़ा देश और मुझे सिया का इस्टेब्लिश करना है मुस्लिम का, तो ईरान फाइट करता है सऊदी से। तो ये सिंपल सा पता है कि सऊदी ईरान की पुरानी लड़ाई है कि वी आर द लीडर ऑफ द इस्लाम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खामने ने वो बना दिया था कि हम लीडर हैं। आज ईरान अगर घुटने टेक देता है तो वो जितने मुस्लिम वर्ल्ड में जो उसका इमेज बना है ईरान का, वो डैमेज हो जाएगा, और वो डैमेज होना ईरान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो जेलसी वाला मामला भी बोल सकते हैं कि भाई हाँ भाई नहीं, जेलसी ने एक लीडरशिप, क्या कहना, एक हम लोग वी आर द लीडर। अमेरिका को क्या, आई एम सुपर पावर, तो वो जो होता है ना सुपर पावर बनना है, आई एम द लीडर ऑफ द वेस्ट एशिया, आई एम द लीडर ऑफ द इस्लाम, तो वो जो चीज़ है उसके लिए ईरान फाइट कर रहा है। इस पूरे जो परिदृश्य है इसमें पाकिस्तान की भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वो भी एक इस्लामिक देश है, एक समय था जब वो इस्लाम को लेके बहुत आगे आगे रहता था, लेकिन आप पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए पाकिस्तान की तो स्थिति ये है कि कहते हैं एकदम बहुत ही टेंस सिचुएशन है। सऊदी ईरान की लड़ाई है, सऊदी पाकिस्तान में आप जानते हैं पैक्ट है। किसी दिन भी सऊदी ने अगर पैक्ट एक्टिव करने के लिए कहा तो पाकिस्तान की मजबूरी हो जाएगी ईरान पर अटैक करना, और ईरान जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है, तो ईरान के लिए पाकिस्तान को टारगेट करना बहुत आसान होगा। तो पाकिस्तान की तो स्थिति है कि इधर कुआं और इधर खाई, तो इसलिए पाकिस्तान के मैं मीडिएटर बनूंगा। ईरान ने कहा तुम्हें किसने कहा मीडिएटर बनने को? अभी तो परसों की बात है ना, वो तो खुद ही तालिबान से उलझा हुआ है इस टाइम, वो अलग विषय है, मतलब अफगान से उलझा एक अलग विषय है, लेकिन पाकिस्तान का मैं मीडिएटर बनने को तैयार हूँ। ईरान ने कहा तुमसे किसने कहा मीडिएटर बनने को? तो फिर पाकिस्तान ने और कंट्रीज़ को साथ में लिया कि भैया हम साथ में चलेंगे। और इस समय हम माने दुनिया में, अगर हम आज की बात है, जब से पाकिस्तान बना है तो जितना अच्छा एक्सेस पाकिस्तान को इस समय अमेरिका में मिला है इतना कभी नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने खूब इसको बढ़ाया पाकिस्तान को। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि पता है ट्रंप को कि अगर कल को ग्राउंड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे तो केवल एक ही ज़मीन है जिसको मुझे यूज़ करना है, वो पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान के किराए के सोल्जर। और पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो मना नहीं कर सकता क्योंकि कर्जे में दबा हुआ है। अमेरिका से फंड मिल रहा है, ग्रे लिस्ट में जाओ, अगर मना करोगे सऊदी पैसा नहीं देगा। ये दोनों फंडिंग करने वाले देश हैं। इधर से चाइना ने पूरा पैसा लगा रहा है, चाइना का पैसा फंसा हुआ है। अब चाइना अगर फंडिंग करेगा भी तो चाइना ऐसे करने फंडिंग करेगा जिस पर ईरान अटैक करेगा। तो पाकिस्तान तो वो हो गया कि छछूंदर वाली स्थिति, ना निकली जाए ना निकाली जाए, ये पाकिस्तान की कंडीशन। अब ये खाड़ी देश जो युद्ध चल रहा है, ऑयल कंट्रोवर्सी चल रही है, हॉर्मुज रोक दिया ईरान ने, हॉर्मुज का रास्ता रोक दिया, तो आने वाले समय में, चलो अभी तो सरकार कह रही है नहीं कोई पैनिक वाली बात नहीं है, सारा स्टोरेज है, चाइना के पास भी काफ़ी है, भारत भी स्टोर कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर युद्ध लंबा चलता है तो किस तरीके से देखते हैं कि भारत को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए ये तो आप समझ रहे हैं कि भारत में स्थिति टेंस है, बिगड़ेगी, टेंस है। इसका क्यों? देखिए प्रधानमंत्री जी का दोनों सदन में आके बोलना, उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री जी की, विदेश मंत्री की लगातार बैठ के होना, प्रधानमंत्री जी की अभी थोड़ी देर में, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जितने मुख्यमंत्री जी हैं हमारे देश के, उनके सब साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी इस संकट को लेकर। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार जान रही है क्राइसिस बड़ा है, क्राइसिस बड़ा है और कुछ कुछ सिम्टम दिखने भी लगे हैं।
तो जाहिर सी बात हमको तैयार होना पड़ेगा। और एक पुरानी कहावत है, जैसे कहा भी जाता है, मैं बार बोलता भी हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, और हम तो पड़ोसी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे घर में आग लगेगी, लेकिन पड़ोसी घर जलेगा तो तपिश तो आएगी भैया, तो उससे आप बच नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर देखना होगा कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है। और देखिए, यही असली परीक्षा होती है किसी विदेश नीति की, कि जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्राइसिस हो, आप अपने देश को निकाल के कैसे लेकर आते। तो दैट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये एग्जाम है गवर्नमेंट का। बाकी आप कहते रहो कि दिन अच्छे आ गए, नहीं, बात अब है एग्जामिनेशन। अब पता चलेगा कि आपकी विदेश नीति में आपकी मल्टी एंगेजमेंट जो पॉलिसी है, आपके इंटरनल जो पॉलिसीज हैं, टीम इंडिया केवल कहने की टीम इंडिया नहीं, क्या वो रियल धरातल में टीम इंडिया है। दैट इज़ द टेस्टिंग। तो भारत के ईरान के साथ भी दोस्ताना संबंध रहे हैं, और अभी कुछ विदेश नीति अलग लगती है। इजराइल के साथ ईरान से ज़्यादा मुकाबले में बेहतर हो रही है दोस्ती। तो भारतीय विदेश मंत्रालय इस स्थिति को किस तरीके से संभालेगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसीलिए कहा जाता है मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी। आप सोचिए, रशिया यूक्रेन दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध, इजराइल के साथ, ईरान के साथ, दोनों के साथ अच्छे संबंध। हालांकि मैं एक भ्रम दूर करूं, क्योंकि ये बहुत दिन से मीडिया में लगातार चल रहा है, ईरान ने कभी भी कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं माना है। बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, कई बार खामने के स्टेटमेंट है कि कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। तो जो मेरी सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट नहीं करता देश, मैं ये नहीं कहता कि ईरान से हमारे अच्छे संबंध नहीं, अच्छे संबंध हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, लेकिन ये पॉइंट हमें भूलना नहीं चाहिए कि ईरान कश्मीर के मुद्दे पर वो इस्लाम के साथ जोड़ देता है, ना कि भारत की सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करता है। लेकिन खामेनेई की मौत पे भारत के किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट ना आना, ये भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा। नहीं, हालांकि बाद में हमारे जो विदेश सचिव हैं विवेक मिस्त्री जी, उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दिया था, लेकिन काफी लेट हो गए। लेकिन खामनेई ने तो कहा है ना कश्मीर के मुद्दे को। तो क्या मैं एक इंडियन होने के नाते अगर कोई दूसरे देश का नेता मेरे कश्मीर को कहता है कि वो आपका हिस्सा आज़ाद हो जाना चाहिए, तो मुझे तो बुरा लगता है। भाई, किसी को लगे ना लगे, मैं यहाँ पर कोई इस्लाम और कोई हिंदुज़म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे कश्मीर को, मेरे मस्तक को अलग करने की बात करेगा तो मुझे हर्ट होगा। तो मैं ये नहीं कहता, हाँ ठीक है, ईरान एक पड़ोसी है, उससे हमारे अच्छे संबंध भी है, उसका दिख भी है रिजल्ट आपको। ईरान किसी के शिप नहीं निकलने दे रहा है, आपके निकलने दे रहा है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सक्सेस ऑफ द आर डिप्लोमेसी एंड आर रिलेशंस। ये तो स्पष्ट है। लेकिन ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए, जबकि इजराइल ने हर मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पे हमारे साथ खड़ा रहा है। कभी इजराइल ने कहा हमेशा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको जब भी कारगिल वॉर हो रहा था, उसके बाद कुछ भी आप देखिए, इजराइल हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है। जबकि हम इजराइल से पहले बातचीत नहीं करते थे। पहली बार हमारा जो रिलेशन बना है इजराइल से 92 में बना है। 92 से पहले तो इजराइल में हमारी एम्बेसी तक नहीं थी। यानी कि जो एक कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन 92 से पहले थे ही नहीं। तब भी इजराइल उससे पहले हमको सपोर्ट करने की हद बात करता था। लेकिन एक जो मुद्दा अभी हाल में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, इजराइल को फादरलैंड कहने का, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर काफी मतलब विपक्ष को ले लो चाहे जो भी ले, सबने वो मुद्दा पकड़ लिया। नहीं, आपका अच्छा तो वो चीज क्या है? हाँ, ये तो कई बार मेरे से पूछा गया। वो फादरलैंड कहने का मतलब उनका पूरी दुनिया का फादरलैंड के लिए नहीं बोला था उन्होंने। जो इजराइल है वो ज्यूस कम्युनिटी की, और देखिए आप देखेंगे तो अब्राहिम एक थे, अब्राहिम से रिलीजन 3 निकले हैं। क्रिश्चियनिटी पहले, ज्यूस से निकली क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी से निकला इस्लाम। दैट्स वाई उन्होंने फादरलैंड कहा। ये उस फैक्ट को नहीं बताते, फादरलैंड भारत के संदर्भ में नहीं कहा है। हम तो देखिए, हमारा मदरलैंड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम भारत को माता, और ये भारत की संस्कृति में है कि जो हमें देता है हम उसके प्रति ऋणी हो जाते हैं। हम गाय को माता बोलते हैं, हम गंगा को माता बोलते हैं, गंगा मैया की जय। हम भारत माता को, हम पृथ्वी को माता बोलते हैं। रीज़न वो हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। वो फादरलैंड उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब्राहिम जो थे वो इजराइल इसी भूमि से। और ये तो सब जग जाहिर है कि जेरूसलम को लेकर विवादी सी बात का है। जेरूसलम को लेकर विवादी सी बात का है कि तीनों ही अपना अपना दावा करते हैं कि तीनों रिलीजन का जेरूसलम है। कल को अगर युद्ध लंबे खिंचते हैं, तृतीय विश्व युद्ध की तरफ अगर दुनिया बढ़ती है, तो भारत की भूमिका क्या रह सकती है, क्या रहने वाली है? क्या भारत में सियासी समीकरण बिगड़ेंगे, आर्थिक समीकरण बिगड़ेंगे? किस तरीके से आप इस पूरी चीज़ को आकलन कर रहे हो? नहीं, देखिए, सियासी समीकरण तो कुछ नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि सरकार मेजोरिटी में है। 240 सीटें बीजेपी के पास है। बाकी नीतीश कुमार जी और नायडू साहब का पूरा समर्थन है। और मैं कहता हूँ कि ये अटल जी की सरकार नहीं है कि जब 200 सीटें आपके पास नहीं थी। मनमोहन जी की सरकार नहीं है कि जब 200 सीटें भी कांग्रेस के पास नहीं थी। उससे बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में बीजेपी प्रेजेंट में है।
और सरकार का सियासी, हाँ विपक्ष ज़रूर, देखिए एक वोट बैंक की राजनीति हमारे यहाँ ज़रूर होती है। आप देखिए, मैं पार्टी का नाम लेना गलत होगा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स की बातें कम करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट बैंक को साथ देने का भी पूरा प्रयास है। एक दल लगातार ईरान को सपोर्ट करने की बात कर रहा है और एक दल के समर्थक जो बहुत उग्र आप कह सकते हैं वो इजराइल की बात कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है ये क्या बात चल रही है। ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है उसका प्रभाव को विदेश नीति में ज़्यादा नहीं पड़ता आज की तारीख में। और 92 से पहले इजराइल से बातचीत ना करने का कारण क्या था? यही कारण था कि वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि जो उस समय हमारे यहाँ सरकार थी वो किसी भी तरीके से अपने वोट बैंक को चटकने से डरती थी। इजराइल से बात करना यानी कि गल्फ कंट्रीज़ को नाराज़ करना, गल्फ कंट्रीज़ को नाराज़ करना, एक तो ऑयल का क्राइसिस क्रिएट होना भारत में और दूसरा कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए सूट नहीं करता था इजराइल। लेकिन भारत अब इन चीज़ों से बाहर आ चुका है। पूरे संकट के अंदर अभी लगातार रुपया गिर रहा है। डॉलर की स्थिति को, रुपए की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए वो क्राइसिस तत्कालीन क्राइसिस है और डॉलर मतलब रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है ये तो जब से ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया, प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तब से लगातार चल रहा है। इसके भी दो तीन कई एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि देखिए अगर रुपये का ज़्यादा अवमूल्यन होगा तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर कम होता है तो उससे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होते हैं। ये भी एक बड़ा पहलू होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर। पर एक बात इंटरेस्टिंग है कि सरकार का पूरी नज़र 2047 पर है, क्योंकि हमको पता है ये वॉर जो है अमेरिका चीन के पीछे हो रही है। फ्रंट पे भले ही अमेरिका इजराइल दिख रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है रियलिटी में अमेरिका और चीन की है। तो हमको अपने आप को सेव करके चलना है और जो बार बार मीडिएटर बने, भारत कभी मीडिएटर नहीं बनेगा, इज अ फैक्ट। अमेरिका कह रहा है कि वे चौधरी बन रहा है हर चीज़ में। ट्रम्प कई बार कह चुके हैं नहीं मैंने ये युद्ध रुकवाया, मैंने वो युद्ध रुकवाया। आप खुद ही युद्ध करवा रहे हैं या युद्ध में शामिल हो गए? देखिए, मैंने युद्ध रुकवाया है भारत पाकिस्तान, आप कहने की बात है, आप कहते रहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अमेरिका जैसे व्हाइट हाउस संभालने वाला अमेरिका का सत्ताधीश अगर वो इस तरीके से कह रहा है तो पूरी दुनिया पे उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है, लेकिन देखिए जब तक आप कोई कंट्री उसको कंसीडर नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आपकी कोई भूमिका नहीं है, और ये डिप्लोमेसी है। अमेरिका तो पहले से नज़रिए से बात कर रहा है। आप सोचिए इंदिरा गांधी जी के समय क्या क्या नहीं कहा अमेरिका ने। आज भी अमेरिका उसी तरह की बातें कर रहा है, लेकिन मुझे मानता हूँ इन बातों को पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। जो भारत की सरकार को, भारत की नीतियों को समझता है वो उस प्रकार की बातें नहीं समझेगा, ना कहेगा। भारत मीडिएटर क्यों नहीं बनेगा? देखिए 1950 में हम केवल एक बार मीडिएटर बने थे जब कोरियन वॉर हो रहा था। उसके बाद हम कभी मीडिएटर नहीं बने। रीज़न इसका बड़ा क्या है, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ जब बात करते हैं तो हमेशा एक बात बोलते हैं कि हम द्विपक्षीय वार्तालाप से मुद्दों को सुलझाएंगे। तो अगर कल को आज हम मीडिएटर बनते हैं, कल को पाकिस्तान कहेगा मेरे मामले में तुम अमेरिका और औरों को बनाओ मीडिएटर। और दूसरी बात, आपको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर के समय जब पीएम मोदी ने क्या कहा, पीएम मोदी यूक्रेन भी गए थे और रशिया भी गए थे। तब उन्होंने क्या कहा? मीडिएटर की बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि हम शांति के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि आप दोनों बैठकर बात करें, हम मीडिएटर ना बने। तो भारत की अपील अब भी ऐसी होने वाली है कि ईरान और अमेरिका बैठकर बात करें, अब ईरान और इजराइल बैठकर बात करें, इससे ज़्यादा नहीं। भारत अपना, मैं वापस ऑयल वाले क्राइसिस पे आना चाहूँगा। भारत का स्टोरेज जो है एलपीजी का, ऑयल का, ये कितना है? और भारत करीब 85% के आसपास तेल आयात करता है जी। तो इस संकट को किस तरीके से देखते हैं? क्या भविष्य के जो संकट को देखते हुए सरकार को स्टोरेज की सीमा बढ़ा लेनी चाहिए अभी से? देखिए, बहुत सारी बातें क्या होती है ना, हमारे सामने नहीं आती हैं और सरकार भी कभी बताएगी नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व, वो भारत के पास पर्याप्त मात्रा में है। अब जैसे आज आपने देखा होगा ड्यूटी कम कर देना ताकि जो तेल के रेट है वो ना बढ़े, सरकार इन चीज़ों सब पे ध्यान दे रही है। दूसरी बात, अभी हमने चर्चा में आया था मल्टी एंगेजमेंट, रशिया से हमने तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया और भी कंट्रीज से हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से तेल और गैसेज जा सकती हैं। वहाँ से भी हमको अच्छा क्या मिल रहा है, रेस्पॉन्स मिल रहा है। और पहले जो हमारी पूरी की पूरी क्या ना कैपेसिटी कह लीजिए, पूरी निर्भरता कह लीजिए तेल और गैसेज पर थी, आज हमने अपनी तेल गैसेज पर जो हमारी निर्भरता 20% कम कर दी है। केवल अभी नहीं, पहले हम अगर हमारी सारी गाड़ियाँ चलती थी किससे, केवल तेल से। अब हम केवल तेल पे नहीं है, अब हम इलेक्ट्रिक भी ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपका एटॉमिक वाली एनर्जी भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्राइसिस है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सरकार संजीदा है, तभी हमको सरकार के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है। और मैं कहूँगा, देखिए भविष्य तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मैंने कहा, दैट इज़ द टेस्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यही टेस्टिंग है, यही एग्ज़ाम है। सरकार ने आज एक्साइज ड्यूटी 10% घटा दी, 13% थी, 3% तक छोड़ दिए, तो इससे पेट्रोल और डीजल के दाम अभी तो स्थिर हैं। स्थिर है। लेकिन ये सब जान रहे हैं, अगर राजनीतिक तरीके नज़रिए से देखें तो कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। क्या ये भी सवाल उठता है, क्या चुनावों के चक्कर में सरकार अभी दाम स्थिर रखे हुए है? देखिए, ये भारत हमारा देश है और यहाँ हमेशा ही हर साल 3-4 राज्यों के चुनाव होते रहते हैं। 2027 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 2026 में ये चुनाव है, असम का चुनाव तो अभी 9 तारीख को है, फिर असम का है, बंगाल का है, तो केरल तमिलनाडु के चुनाव, ये कई सारे चुनाव चल रहे हैं। 27 में वैसे अच्छे चुनाव है, यूपी का चुनाव कोई भूल जाएगा, कोई ना कोई मुद्दा आ ही जाता है, कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो ये कह देना, मैं मानता हूँ फिर तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दीजिए, तो फिर 5 साल तक ये चुनाव का मुद्दा साइड हो जाएगा। अब मुझे लगता है वो हो जाना चाहिए। इससे क्या ना, कम से कम हमारी राजनीति में ये मुद्दा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा कि चुनाव को देखकर सरकार निर्णय ले रही है। भाई हमने थोड़ी ना कहा था, पीएम मोदी ने कहा था कि इजराइल और ईरान लड़ो, कि वॉर के टाइम में हमको अपनी सरकार बनानी है असम के अंदर, बंगाल के अंदर, तो उन लड़ जाओ। हमारे कहने से लड़ रहे हैं, तो ये तो उनके अपने स्टेट। एक चीज़ अभी इससे पहले अपनी बात हुई कि भारत पेट्रोल डीजल पे इतना निर्भर नहीं है आज की तारीख में, और चीज़ों पर भी जा रहा है, इलेक्ट्रिक पे जा रहा है, इथेनॉल पे जा रहा है। लेकिन कई बार खबरें आती हैं कि हम इन सब चीज़ों के लिए भी चाइना जैसे देशों पर निर्भर हैं। इलेक्ट्रिक के लिए कई सारी बैटरीज वगैरह और कई सारे पार्ट्स जो हैं चाइना से अपन ले रहे हैं। तो अगर आगामी भविष्य में अगर चाइना के साथ कोई टकराव होता है तो क्या इस चीज़ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर। अगर चाइना को भी पूरी दुनिया कट कर देगी, चाइना से कोई खरीदेगा बेचेगा नहीं, और हमने कर ही दिया था। मतलब चाइना से कर दे, पूरी दुनिया कर दे, तो क्या चाइना सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई कंट्री नहीं। देखिए, इसी को कहा जाता है एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, एक दूसरे पर निर्भरता। हम किसी पर निर्भर हैं, कोई किसी चीज़ पर हम पर निर्भर है, और चाइना डेफिनेटली हमसे आगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बार बार हम लोग बोल रहे हैं आत्मनिर्भर, ये बात इसके लिए हो रही है कि हमको हर सेक्टर में, और देखिए डिफेंस जैसे सेक्टर में जहां हम पहले परचेज किया करते थे, आज भारत डिफेंस सेक्टर में क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट करने लगा ना। आप सोचिए, हमने पूरा एनर्जी के लिए भी जो हमारे एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, स्मॉल स्केल के रिएक्टर्स हमने लेने शुरू कर दिए हैं, ताकि हम भारत में जो हमारा पूरा का पूरा ऑयल और गैस पे डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो। हम खुद के अपने रिएक्टर्स बना रहे हैं, खुद नए नए सोर्सेज को हम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के सामने कुछ ना कुछ क्राइसिस होती है कि हमारे यहाँ तेल नहीं है। भाई बिल्कुल, उनके यहाँ तेल है, हमारे यहाँ पानी है। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ पानी बहता है, ऐसे उनके यहाँ तेल बहता है। तो वो तो एक डिपेंडेंसी होती है। लेकिन आने वाले समय में वो देश भी जानते हैं कि तेल पास्ट की बात हो जाएगी, फ्यूचर तेल का नहीं है। यूरोप के तो कई देश जो है जो ऑयल और गैस से बाहर निकल चुके हैं, ग्रीन एनर्जी को अपना चुके हैं। हम भी धीरे धीरे आ रहे हैं। हमारा बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और वो भी युवा आबादी है। तो युवा के अंदर तो एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है। तो हमको सबको बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, कार चाहिए। तो हमारी देश दौड़ रहा है, बढ़ रहा है, विकासशील है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी खपत ज़्यादा होगी। तो मुझे लगता है फिर भी हमको सरकार का सपोर्ट हर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि यही एक टेस्टिंग का समय होता है कि कौन सरकार कितना अच्छे से काम कर पा रही है। लेकिन रूस के चाइना से बेहतर संबंध रहे हैं जी, और आज भी हैं, काफ़ी लंबे समय से बेहतर हैं। लेकिन भारत के चाइना के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं है। क्या आपको लगता है कि आगामी भविष्य में भारत के रूस की मदद से, मान लीजिए, या डायरेक्ट चाइना से संबंध के हमारे सुधरने के कोई आसार दिखाई देते हैं? देखिए, चाइना के साथ, चाइना जो अमेरिका से थोड़ा संबंध अभी बीच में बिगड़े, तो चाइना ने हमको लपका, कोशिश की कि भारत से अच्छे संबंध हो जाए। लेकिन 1962 में जो चाइना इंडिया वॉर हुआ, उससे जो खाई हम दोनों देशों के बीच में पटी है ना, उसको भरने में बहुत समय लगेगा। उसके बाद भी चाइना जो है आज भी अरुणाचल प्रदेश पे दावा करता है, आज भी लद्दाख पे दावा करता है। तो क्या सब मान ले कि चीन से पूरा? हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे याद है 90s में जब राजीव गांधी जी हमारे पीएम हुआ करते थे 90s में, तो उन्होंने जो संबंधों की शुरुआत की थी, चाइना में काफ़ी बेटर रिलेशंस बने थे। लेकिन जैसे चाइना और भारत की इकोनॉमी में बड़ा गैप आया 2005 में, आप देखिएगा 5 के बाद से, तब से चाइना ने हमारी सेंसिटिविटी को इग्नोर करना शुरू कर दिया था।
लेकिन हाल के दिनों में जब लगा तो तत्काल चाइना को लगा नहीं, भारत को छोड़कर हमको बढ़ना नहीं है। तो ऐसा नहीं है। और देखिए, चीन का और हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हजारों साल तक चीन और भारत ने बहुत बड़ा आपस में अच्छे संबंध लेके चले हैं। पूरे वर्ल्ड के ट्रेड रूट पर दोनों का कंट्रोल था। तो पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं और नथिंग इज़ द परमानेंट, ये एक थ्योरी कही जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। जो आज अपना है कल को पराया हो सकता है, जो पराया दिखता है वो कल को अपना हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वेशंस बदलने में समय नहीं लगता है। चलिए निपुण जी, अंत में मैं ये जो वैश्विक संकट चल रहा है इस पर आपका एक संक्षिप्त विश्लेषण चाहूँगा, उसके बाद हम अंत की तरफ बढ़ते हैं इस पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये वॉर अभी चलेगा, अभी ये वॉर रुकने वाला नहीं है। ईरान अपने दौर के सबसे बुरे दौर में है और सबसे कमज़ोर दौर में है। ईरान की जितनी कैपेसिटी है वो चीन और रशिया की वजह से है, और रशिया चीन चाहते हैं कि वॉर लंबा चले, ईरान भी चाहता है वॉर लंबा चले। अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द समाप्त तो हो, ईरान सरेंडर करे या वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाए। लेकिन इस प्रकार के हालात लग नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है वॉर लंबा चलेगा और भविष्य बन सकता है ग्राउंड ऑपरेशंस भी हों। उसमें चीन की उसमें पाकिस्तान की भूमिका बड़े रहने वाली है। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आज की इस चर्चा से यह तो साफ है कि मध्य पूर्व की यह आग केवल खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगी। इसके आर्थिक और रणनीतिक परिणाम हम सभी को भुगतने पड़ सकते हैं। निपुण आलम बयान जी, आपने जिस तरह से रक्षा, कूटनीति और वैश्विक समीकरणों को हमारे दर्शकों के लिए सरल भाषा में समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। भारत की शक्ति, उसकी तटस्थता इस समय दुनिया के लिए एक मिसाल है और उम्मीद की एक किरण भी। देखते हैं आने वाले दिनों में शांति की कोई राह निकलती है या युद्ध के बादल और गहरे होते हैं। आज के इस विशेष बातचीत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NSC9 न्यूज़। नमस्कार।